नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं आपके सामने यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम देखेंगे सीखने का वक्र और पठार। क्या देखेंगे? सीखने का वक्र और सीखने में पठार। सीखने का वक्र और सीखने में पठार। सीखने में पठार, ठीक है। ये क्या चीज होती है और किस तरीके से अधिगम प्रक्रिया में हमारे कार्य करते हैं, इन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझें सीखने के वक्र को, किसे समझें? सीखने के वक्र को। सीखने, और थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखे, सीखने के वक्र। ठीक है साथियों, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है लेकिन हाँ, आपको समझ में आ जाएगी, इस तरीके की है। तो चलिए देखते हैं साथियों सीखने के वक्र को। तो अब हम देखिए, अगर बात करें अधिगम प्रक्रिया की, किसकी बात करें? अधिगम प्रक्रिया की अगर हम बात करें, जिसमें किसके द्वारा? शिक्षक के माध्यम से। शिक्षक के माध्यम से, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया भी कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब शिक्षण प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले चरण की बात करें तो शिक्षण पूर्व इसे कहा जाएगा। शिक्षण पूर्व कहा जाएगा। फिर इसे क्या कहेंगे? शिक्षण। फिर जो तीसरा चरण होगा इसे हम कहेंगे शिक्षणोपरांत। यही तो कहेंगे, क्या कहेंगे? शिक्षणोपरांत। ये 3 चरण होते हैं। अब देखिए हम इन चरणों में करते क्या हैं। जो ये शिक्षण पूर्व चरण होता है, इसमें हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं? जो योजना बनाई उसको हम संप्रेषित करते हैं, है ना। योजना का क्रियान्वयन करना कहते हैं। योजना का क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। और तीसरे में परिणाम का पता करना। परिणाम का पता करना। परिणाम का पता करना मतलब क्या होता है? जो हमने योजना बनाई है उसको हमने क्रियान्वित किया है, वो जिस उद्देश्य से क्रियान्वित की हुई है हमने, वो हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये हम तीसरे चरण में पता करते हैं। और इस चरण में हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस तरीके से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। इस तरीके से हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या? सीखने की मात्रा, क्या? सीखने की मात्रा और किए गए प्रयास के मध्य में। सीखने की मात्रा और किए गए प्रयास के मध्य में। अगर हम इधर रखें सीखने की मात्रा, क्या? सीखने की मात्रा, ठीक है, और किया गया प्रयास। किया गया प्रयास, ठीक है। तो इसके बीच में हम क्या बना लेते हैं? वक्र बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। तो आशा है सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये वक्र देखिए सीधा भी हो सकता है ना। अगर और दूसरे तरीके से देखें तो इस तरीके से भी हो सकता है, और अगर देखें तो इस तरीके से भी हो सकता है ना। तो सीखने के वक्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सीखने के वक्र को अगर हम परिभाषा के माध्यम से समझें, जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है। तो अगर हम सीखने के वक्र की परिभाषा को देखें, परिभाषा को समझें, तो देखिए
गेट्स एवं अन्य ने इस परिभाषा को बताया है। किसने? मनोवैज्ञानिक थे गेट्स और उनके सहयोगी। तो इधर हम लिख देते हैं गेट्स एवं अन्य। इन्होंने परिभाषा बताई है। क्या परिभाषा बताई है? अधिगम वक्र। क्या? अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का, उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। किसने बताया? ये गेट्स एवं अन्य के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ठीक है। अब एक विशेष पॉइंट है इससे रिलेटेड, तो ये हम देखते हैं विशेष पॉइंट क्या है, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। इधर इंपॉर्टेंट भी आप लिख लो इसमें। तो देखिए, जो सीखने के वक्र होते हैं, जिन्हें हम अधिगम वक्र भी कहते हैं, इनके द्वारा, अधिगम वक्र के द्वारा हम क्या करते हैं? छात्रों की बुद्धि लब्धि, क्या? बुद्धि लब्धि को भी अनुमानित, बुद्धि लब्धि को भी अनुमानित कर सकते हैं। अब आगे क्या है इसमें, कैसे अनुमानित करेंगे? जिस छात्र की सीखने की मात्रा, कम प्रयासों में अधिक होगी। क्या? सीखने की मात्रा कम प्रयासों में अधिक होती है, कम प्रयासों में अधिक होती है, तो उसे किस प्रकार का माना जाता है? उसे उच्च बुद्धि लब्धि का छात्र माना जाता है। उसे उच्च बुद्धि लब्धि वाला माना जाता है। तो इधर से प्रश्न बन सकता है आपका कि हम अधिगम वक्र के द्वारा किस प्रकार छात्रों की बुद्धि लब्धि का अनुमान लगाते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया पॉइंट आपको। आशा है सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे अधिगम वक्र के प्रकारों को। क्या समझेंगे? अधिगम वक्र के प्रकारों को समझेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इधर से हम देखें अधिगम वक्र के प्रकार। ठीक है, अधिगम वक्र के हम प्रकारों को समझेंगे। तो मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम वक्र के जो प्रकार बताए हैं, इसमें पहला बताया है सरल रेखी वक्र। क्या बताया है? सरल रेखीय वक्र। ठीक है, इसी को हम समान निष्पादन वक्र भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समान निष्पादन वक्र। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व भी अंग्रेजी में कहते हैं, इक्वल रिटर्न्स कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये वक्र किस तरीके से बनता है, इसे हम समझेंगे। तो देखिए, सीखने की क्रिया में जब सीखने की मात्रा समान होती है, क्या होता है? जब
सीखने की मात्रा समान हो। जब सीखने की मात्रा समान हो तो सरल रेखीय वक्र बनता है और यह कैसा बनता है? सीधी रेखा के समान होता है। वक्र का आकार सीधी रेखा के समान होता है। ये आपको याद रखना है। कैसा होता है? सीधी रेखा के समान होता है। अगर हम इस वक्र को बनाएं, सरल रेखीय वक्र को इस तरीके से, तो ये हो जाएगा x अक्ष, ठीक है, ये हो जाएगा y अक्ष, ठीक है, इधर हो जाएगा प्रयास और इधर हो जाएगा सीखने की मात्रा। क्या हो जाएगा? सीखने की मात्रा, ठीक है, ये इधर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसका जो वक्र बनाएंगे इस तरीके से, अगर हम इसको विभाजित कर लें तो जो ये वक्र बनेगा कैसा बनेगा? एक सीधी रेखा में बनेगा। कैसा बनेगा? एक सीधी रेखा में वक्र बनेगा। तो इस वक्र को हम समझेंगे, जो सरल रेखीय वक्र होता है। तो इसे हम देखेंगे कैसे ये बनेगा। तो इधर से अगर हम शुरू करते हैं सरल रेखीय वक्र को, तो इस तरीके से सीखने की जो मात्रा होती है वो लगातार समान रहती है। तो ये एक सरल रेखीय वक्र बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये वक्र है सीधी रेखा में, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसका होता क्या है, इसके विशेष पॉइंट कैसे समझेंगे इसको हम। अगर हम पहला पॉइंट इसमें समझें कि इस प्रकार का जो शिक्षण वक्र होता है, इस प्रकार का शिक्षण वक्र बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई बाधा शिक्षण प्रक्रिया में जरूर आती है और कोई भी छात्र ऐसा नहीं होता है कि लगातार एक जैसा सीखता रहे। इस वजह से इस प्रकार के शिक्षण वक्र बहुत कम पाए जाते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक थे लैकमैन, कौन थे? लैकमैन, ठीक है। इन्होंने कब? 1961 में। कब? 1961 में चूहों में इस प्रकार का वक्र पाया, ठीक है। चूहों में इस प्रकार का वक्र पाया, ठीक है। तो ये था सरल रेखीय वक्र। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे वक्र की, जिसे हम कहते हैं, जो दूसरा वक्र है जिसे हम कहेंगे धनात्मक वक्र। क्या कहेंगे? धनात्मक वक्र। इसी को हम कह देते हैं वर्धमान निष्पादन वक्र, ठीक है। वर्धमान निष्पादन वक्र, इसी को हम कह देते हैं। अब ये क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न होता है या पॉजिटिव कर्व, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो जब सीखने की प्रक्रिया में, जब सीखने की प्रक्रिया, जब सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ में तो थोड़ा स्लो हो, प्रारंभ में धीमी, लेकिन बाद में, क्या हो जाए? तीव्र हो जाए, तीव्र हो जाए, तब धनात्मक वक्र बनता है, ठीक है। तो इसका वक्र कैसे बनता है? वक्र
बहुत तेजी से ऊपर उठता है, बहुत तेजी से ऊपर उठता है। अब हम बनाएंगे ये वक्र, धनात्मक वक्र किस तरीके से बनेगा? साथियों धनात्मक वक्र देख लेते हैं। अगर हम इधर से देखें, इधर से देख लेते हैं। अगर हम धनात्मक वक्र बनाने का प्रयास करें तो एक लाइन ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष। अगर साथियों आपको लगता है कि हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप डबल स्पीड में भी देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छी तरीके से किसी भी टॉपिक को समझाना, ठीक है। इधर हम क्या लिख देंगे? सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा, और इधर क्या लिख देंगे? किया गया प्रयास, ठीक। अब अगर हम इधर से इस वक्र को बनाएं तो ये कैसा बनेगा? इस वक्र को अगर हम बनाएं साथियों, इस तरीके से, ठीक है। ये वक्र कैसा बनेगा? इस तरीके से साथियों ये वक्र बनेगा जिसे हम कहेंगे धनात्मक वक्र या वर्धमान निष्पादन वक्र, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रारंभ में थोड़ा सा स्लो है गति और इधर जाते जाते एकदम से तीव्र हो गई। तो अब इसके जो प्रमुख बिंदु हैं ये हम समझेंगे। इसका पहला बिंदु है कि यह वक्र कठिन विषय वस्तु को सीखने पर बनता है। यह वक्र, अगर हम कोई कठिन चीज सीख रहे हैं, कठिन विषय वस्तु को, विषय वस्तु को सीखने पर बनता है, सीखने पर बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो यह वक्र है कब बनता है? जब कोई हम कठिन विषय वस्तु सीखते हैं तब इस प्रकार का वक्र बनता है, ठीक है। अब इस प्रकार के वक्र में होता क्या है? इस प्रकार के वक्र में शुरुआत में तो थोड़ा धीमी होती है। इस प्रकार के वक्र में क्या होता है? शुरुआत में अधिक प्रयास के बाद भी, शुरुआत में अधिक प्रयास के बाद भी जो सीखने की मात्रा होती है, सीखने की मात्रा, बाद भी सीखने की मात्रा कम, लेकिन बाद में, लेकिन बाद में कम प्रयास, लेकिन बाद में कम प्रयास से ही, कम प्रयास से ही सीखने की मात्रा बढ़ती चली जाती है। सीखने की मात्रा, प्रयास से ही सीखने की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये था धनात्मक वक्र। इस तरीके से ये वक्र बनता है, ठीक है। अगर आगे हम समझें ऋणात्मक वक्र, ठीक है। कौन सा वक्र साथियों? अब आगे हम देखेंगे नंबर 3 में ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हास्य निष्पादन वक्र। क्या कहते हैं? हास्य निष्पादन वक्र भी हम इसी को कहते हैं। हास्य निष्पादन, निष्पादन वक्र।
कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। क्या कहते हैं? कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तो ये आपको देखना है कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब आशा है अपने मन से थोड़ा सा अगर आप लगाएंगे दिमाग तो समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के वक्र में, इस वक्र में प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में सीखने की मात्रा तीव्र होती है। क्या होता है? प्रारंभ में सीखने की मात्रा तीव्र। ठीक है, लेकिन लेकिन बाद में कम हो जाती है। बाद में कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे समझेंगे? इसे हम अगर बनाने का प्रयास करें, तो अगर हम इसे बनाने का प्रयास करें साथियों, इस प्रकार के वक्र को, तो देखिए इस प्रकार का वक्र बनेगा ऐसा। ठीक है, इसमें क्या है? प्रारंभ में सीखने की मात्रा एकदम से बढ़ रही है और बाद में धीरे धीरे ये कम हो रही है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? प्रयास हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? सीखने की मात्रा। इधर क्या हो जाएगा? सीखने की मात्रा। अब इसके अगर हम कुछ बिंदुओं की बात करें, जो प्रमुख बिंदु हैं, अगर हम पहले बिंदु की बात करें तो यह सबसे लोकप्रिय है। क्या है? यह सबसे लोकप्रिय वक्र है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, एक ही पॉइंट इसमें, यह सबसे लोकप्रिय वक्र है। यह सबसे लोकप्रिय वक्र है। ठीक है ना? अब इसके बाद चौथा वक्र है मिश्रित वक्र। कैसा है? चौथा वक्र है मिश्रित वक्र। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं एस आकारीय वक्र। क्या कह देते हैं? एस आकारीय, एस आकारीय वक्र हम इसी को कह देते हैं। इसे हम समझेंगे कि यह वक्र किस तरीके से बनता है। ठीक है, इसे समझते हैं। इस प्रकार के वक्र में होता क्या है साथियों? इस प्रकार के वक्र में, इस प्रकार के वक्र में आरंभ में धीमी, आरंभ में सीखने की मात्रा धीमी, बाद में तीव्र, और जैसा आप देख रहे हैं मिश्रित वक्र नाम है, पुनः धीमी, पुनः तीव्र। है ना? मतलब धनात्मक और ऋणात्मक वक्रों का मिश्रित रूप होता है। धनात्मक और ऋणात्मक वक्रों का मिश्रित रूप, मिश्रित रूप होता है। कौन सा? एस आकारी वक्र भी इसे कहते हैं। अब ये बनेगा कैसे साथियों? अगर हम इसे बनाने का प्रयास करें इस वक्र को, तो देखिए इस वक्र को अगर हम बनाने का प्रयास करें तो ये वक्र बनेगा इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से।
इस तरीके से ये एस आकार का वक्र बन जाएगा। या अगर हम इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से ही बनाने का प्रयास करें, ये कह सकते हैं इस तरीके से ये वक्र बन जाएगा। और अगर आगे बढ़ाना चाहें तो ये वक्र ऐसे बनता रहेगा, है ना। तो देखिए इसमें अगर हम अक्षर बनाएंगे तो एस आकार का अक्षर बन रहा है। इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस वजह से हम इसे क्या कह देते हैं? एस आकारी वक्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं आपके याद करने लायक, इसमें सबसे पहले ये शुरुआत में कैसे चलता है? धनात्मक वक्र की तरीके से, है ना। और बाद में कैसा चल रहा है? ऋणात्मक वक्र की तरीके से। तो ये आपको याद रखना है, यह वक्र शुरू में धनात्मक, क्या शुरू में धनात्मक और बाद में ऋणात्मक, बाद में ऋणात्मक वक्र की तरह हो जाता है। वक्र की तरह हो जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया इसमें। और इधर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है? जब कोई नई विषय वस्तु सीखने को दी जाती है, छात्र को जब नई विषय वस्तु सीखने को दी जाती है, जब नई विषय वस्तु सीखने को दी जाती है जिससे वह पहले से परिचय ना हो, पहले से परिचित ना हो, तथा विषय वस्तु संपूर्ण रूप से कठिन हो। विषय वस्तु संपूर्ण रूप से कैसी हो? कठिन हो, तो एस आकार का वक्र बनता है। तो एस आकार का वक्र बनता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो ये सीखने के वक्र हैं वो समझाने का प्रयास किया। आशा है सभी को सीखने के वक्र समझ में आए होंगे कि कितने प्रकार के वक्र होते हैं और ये वक्र होते क्या हैं। तो अब हम आगे साथियों सीखने का पठार देखेंगे। सीखने का पठार क्या देखेंगे? सीखने का पठार। तो सीखने के पठार को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इधर से भी प्रश्न पूछा जाता है। और कल हम सीखने के पठार के साथ साथ सीखने का स्थानांतरण भी समझेंगे कि सीखने का स्थानांतरण होता क्या है और इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को, जिससे हमें आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मनोबल प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।